हेलो एवरीवन, माय नेम इज संजना यादव और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12th की हिस्ट्री का चैप्टर 11 रिबल्स एंड द राज रिवॉल्ट ऑफ 1857। ये आपकी थीम इन इंडियन हिस्ट्री का पार्ट थर्ड जो है उसका चैप्टर है। ठीक है, आज ये हमारा फर्स्ट पार्ट है जिसमें हम हाफ टॉपिक्स जो हैं इस चैप्टर के उसको कंप्लीट करेंगे। इसके बाद इसके नेक्स्ट चैप्टर में जो नेक्स्ट वीडियो है उसका जो पार्ट है हमारा उसको हम खत्म करेंगे। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले हम देखेंगे पैटर्न ऑफ द रिबेलियंस, लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन, leaders and followers, rumors and prophets, Awadh in revolt, Firangi Raj and the end of a world, what the rebels wanted, the vision of unity। तो ये जितने भी टॉपिक हैं आपके बुक में दिए हुए हैं उसको हम वन बाय वन अपनी इस वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन कि रिवॉल्ट ऑफ 87 था क्या। ठीक है, तो आपको पिक्चर में भी दिखाई दे रहा होगा कि ये बहुत ही बड़ा और बहुत ही भयानक युद्ध था हमारे देश का जो 1857 में हुआ था। ठीक है, इसके पीछे कई कारण थे, हम अपने लेक्चर में उसको वन बाय वन अच्छे से ठीक है डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन में कि ये जो विद्रोह है वो कहाँ से स्टार्ट हुआ था। तो ये जो विद्रोह था आपका, ये जो रिवॉल्ट था 1857 का, ये हुआ था आपका 10 मई 1857 को। एक जो सिपाही था यानी कि सिपाही, ठीक है, 10 मई 1857 द सिपाही यानी कि सिपाही इन द कैंप छावनी ऑफ मेरठ ब्रोक आउट इन म्यूटिनी। ठीक है, तो मेरठ की जो एक कैंप था, कौन सा कैंप था आपका, ये एक इन्फेंट्री थी नेटिव, ठीक है, उसने विद्रोह कर दिया था 10 मई 1857 को। ठीक है, सबसे पहले मेरठ में। उसके बाद इट बिगिन इन द इन्फेंट्री स्पीड द कैवेलरी एंड देन टू द सिटी। तो धीरे धीरे क्या हुआ, जैसे ही ये मेरठ से यहाँ पे बगावत शुरू हुई, विद्रोह शुरू हुआ, तो वहां के जो पैदल सैनिक थे उन्होंने धीरे धीरे क्या किया, इसको पूरे कंट्री में ये फैल गया। ठीक है, द ऑर्डिनरी पीपल वन टाउन एंड सराउंडिंग विलेजेस जॉइन द सिपॉय। तो क्या हुआ फिर इसके बाद, ये जैसे ही शहरों में पहुंचा, ठीक है, आपकी छावनी से शुरू हुआ और इनकी जो पैदल सेना की टुकड़ी थी वहां से ये फिर शहरों में जैसे ही पहुंचा, तो आम जो लोग थे वो भी ब्रिटिशर्स से बहुत ज्यादा परेशान थे क्योंकि रूमर्स तो फैल ही रहे थे, है ना। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि एक छोटी से युद्ध ने एक बहुत ही बड़ा विद्रोह का रूप ले लिया। ठीक है, तो धीरे धीरे गांव के शहरों के सभी लोगों ने मिलकर के इसमें क्या किया, इस विद्रोह में भाग लिया। ठीक है, द सिपॉय कैप्चर्ड बेल ऑफ आर्म्स। तो सिपाहियों ने क्या किया, जो भी इनके हथियार ग्रह थे वहां पे क्या कर लिया, उसको भी घेर लिया। ठीक है, they attacked white people and to loot and burn their bungalows and property। उन्होंने क्या किया, जितने भी ये गोरे लोग थे, है ना, ब्रिटिश ऑफिसर्स थे, उनको क्या किया, लूटा, उन पे अटैक किया और उनके बंगलोज को क्या किया, जला दिया। ठीक है, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, द रिकॉर्ड ऑफिसेस, जितनी भी उनकी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स थी, इन्होंने क्या किया, उसको भी क्या किया, जला दिया। कैसे, देखो, जितनी भी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स थी, गवर्नमेंट बिल्डिंग, द रिकॉर्ड ऑफिसेस, जेल्स, कोर्ट, पोस्ट ऑफिसेस एंड ट्रेजरी वर डिस्ट्रॉयड एंड लूटेड। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, जितनी भी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स थी, जितने भी इनके रिकॉर्ड के ऑफिसेस थे, जेल थी, कोर्ट था जहां सेशन लगता था, पोस्ट ऑफिसेस थे और इनका जो खजाना जहां पे इकट्ठा होता था, ट्रेजरी, उसको भी इन्होंने क्या किया, तोड़ा फोड़ा, उसको भी डिस्ट्रॉय किया और वहां से खजाने को भी लूट लिया। ठीक है, इन मेजर टाउन लाइक लखनऊ, कानपुर एंड बरेली, मनी लेंडर्स एंड रिच ऑफ दिल्ली वर अटैक्ड एंड लूटेड। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया कि लखनऊ, कानपुर और बरेली के जितने भी साहूकार थे या दिल्ली के जितने भी अमीर लोग थे, उनके भी घरों पर क्या किया इन्होंने, उनको भी लूटा, उनके भी घरों को डिस्ट्रॉय कर दिया। पीजेंट्स नॉट ओनली सो देम एज ओप्रेसर्स but also as allies of the Britishers।
अब ऐसा क्यों था? इनकी दुश्मनी तो जो थी ब्रिटिशर्स से ही थी, तो ये उनको नुकसान पहुंचाने थे ना। ये जो साहूकार थे, मनी लैंडर्स थे या रिच पीपल्स थे दिल्ली के, उनको क्यों उन्होंने लूटा, उनको उन पर क्यों अटैक किया? तो वो इसलिए था कि जो किसान थे वो उनको पसंद नहीं करते थे, ठीक है, मनी लेंडर्स को, जितने भी अमीर वर्ग के लोग थे उनको पसंद नहीं करते थे, क्योंकि उनको लगता था कि ये क्या है, हमारे ऑपरेसर है, ये हम पे अत्याचार करते हैं। कैसे? क्योंकि ये हमसे हाई जो है टैक्सेशन, हाई इंटरेस्ट पे वसूलते हैं। तो ये हमारे दोस्त नहीं है, हमारे दुश्मन है। क्यों? क्योंकि ये तो उनके मित्र हुए ना, ब्रिटिशर्स के। तो अगर ये उनके मित्र हैं तो हमारे तो दुश्मन हुए। तो इसी वजह से जितने भी पीजेंट्स थे वो इन मनी लैंडर्स को और रिच पीपल्स को पसंद नहीं करते थे, ठीक है। तो इस वजह से भी क्या हुआ, ये युद्ध बहुत ज्यादा भड़का। अब जब युद्ध भड़का तो अब क्या हुआ, द सिपॉय अराइव द गेट ऑफ द रेड फोर्ट ऑन 11th मई। क्या हुआ अब कि जब सिपाही मेरठ से चले, मेरठ से चलते चलते ये कहां पर आए, 11 मई को आए ये सीधा का सीधा रेड फोर्ट पे। रेड फोर्ट पे इकट्ठा हो गए और वहां पर आकर वो मिले जो हमारे मुगल एम्पायर का आखिरी शासक था, आखिरी राजा था, बहादुर शाह द्वितीय, ठीक है, बहादुर शाह जफर। उसको आकर के इन्होंने अपनी सारी प्रॉब्लम्स बताई। द मुगल एम्परर बहादुर शाह वॉज टोल्ड देयर प्रॉब्लम्स। आप देख सकते हैं पिक्चर में, ये बहादुर शाह है। इनको आकर के उन्होंने अपनी सारी प्रॉब्लम्स बताई कि हमने मेरठ में जो है एक ब्रिटिशर्स को मार दिया है क्योंकि उसने हमारे साथ ऐसे ऐसे किया। उसने क्या रीजन बताया, ये देखो। द सिपाहीज टोल्ड हिम, वी हैव कम फ्रॉम मेरठ after killing all the Englishmen there because they asked us to bite bullets that were coated with the fat of cows and pigs with our teeth। ठीक है, अब जाहिर सी बात है कि राजा तो अपने महल में आराम से बैठा हुआ है, उसको क्या पता। लेकिन इतनी भारी मात्रा में आप इकट्ठे हो जाओगे अगर सीधा, तो वो भी सोचेगा ना कि अचानक से क्या हुआ और इतनी जनता कहाँ से आ गई। ठीक है, तो जब ये जनता इकट्ठी हुई रेड फोर्ट पर 11 मई को, तो मुगल एम्पायर ने पूछा बहादुर शाह ने कि भाई क्या बात है, यहाँ पे इतनी भीड़ क्यों लगाई हुई है। तो उन्होंने फिर अब उसका रीजन दिया कि हम जो है मेरठ से आ रहे हैं और हमने वहां पे इंग्लिशमैन, जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे, है ना, जो अंग्रेज थे, उनको क्या किया, मार दिया। तो इन्होंने पूछा आपने क्यों मारा उनको? तो इन्होंने जवाब दिया क्योंकि वो हमसे बोल रहे थे कि आपको जो नई बुलेट्स मिल रही हैं, ठीक है, कौन सी, एनफील्ड्स, जो आपको एनफील्ड बुलेट्स मिल रही है वो आपको अपने दांतों से हटानी पड़ेगी। तो इन्होंने बोला कि तो क्या हो गया? तो उन्होंने बताया कि हम दांतों से कैसे हटाएं, जबकि उसके ऊपर वो जो कारतूस भरने के लिए हमें पहले उसको मुंह से जो है खोलना पड़ेगा, उसकी ऊपर जो टेप लगी रहती है, उसके ऊपर जो सील होती है उसको पहले हटाना पड़ेगा, उसके बाद कारतूस को भरना पड़ेगा। तो इस वजह से जो है, और वो जो कारतूस है ना, वो जो बुलेट्स हैं उसके अंदर क्या है, गाय और सुअर, ठीक है, इसकी चर्बी है। तो उससे तो हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, तो हम तो ऐसा नहीं करेंगे। तो इस वजह से हमने उनको मार दिया, ठीक है। तो ये रीजन उन्होंने बताया कि वो हमारे साथ इस तरीके का हमारा धर्म भ्रष्ट कर रहे हैं, तो हमने उनको उनके खिलाफ विद्रोह किया। तो बहादुर शाह ने बोला कि अच्छा ठीक है। तो द रिवॉल्ट दस एक्वायर्ड द सपोर्ट ऑफ द एम्परर बिकॉज इट कुड नाउ बी कैरिड बाय द नेम ऑफ मुगल एम्परर। ठीक है, तो अभी तो इन्होंने गुस्से में जो है पहले क्या किया, इस इन्फेंट्री ने वहां पे विद्रोह शुरू कर दिया। उसके बाद जब ये लाल किले आए, इन्होंने पूरी अपनी राम कहानी, जितनी कथा कहानी थी, सारा दुख दर्द था, वो बहादुर शाह को बताया। तो बहादुर शाह भी सीधे साधे, इन्होंने कहा ठीक है चलिए मैं तुम्हारे साथ हूँ, चलो विद्रोह करते हैं, क्यों शासन करने में हमें। तो इन्होंने फिर जब इन्होंने हाँ कर दी, तो जो विद्रोह का एक लीडर था ना, अब जाहिर सी बात है इतना बड़ा विद्रोह होने जा रहा है तो हमारा कोई नेता भी तो होना चाहिए जो हमें रास्ता दिखाएगा, या हम जो है उसको हमें सपोर्ट भी तो चाहिए लड़ने के लिए। तो उन्होंने इसका सपोर्ट मांगा, इसने हाँ भर दिया। तो इसके नाम पर, इसके सपोर्ट पे क्या हुआ, रिवॉल्ट शुरू हुआ। और आप ये जानोगे कि उसका जो प्रतीक चिन्ह था, मतलब नेता जो लीडर था, वो तो बहादुर शाह जफर को बना दिया गया 1857 की क्रांति का, है ना, 1857 के रिवॉल्ट का। और जो सिंबल रखा गया वो रखा गया रोटी, कमल और रोटी, ठीक है, ये जो थे सिंबल रखे गए।
ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि जितने भी ऑर्डिनरी पीपल्स थे, ऑर्डिनरी पीपल्स आल्सो इन्वॉल्व इन, जितने भी आम जनता थी वो भी जाकर क्या हुई, इसमें शामिल हो गई। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों से तो सभी दुखी थे। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, पैटर्न ऑफ द रिबेलियंस, हाउ द म्यूटिनीज बिगिन। ठीक है, तो अब पैटर्न को समझते हैं कि कैसे ये विद्रोह स्टार्ट हुआ था। ठीक है, वन बाय वन रीजन को देखते हैं। The sepoy begin their action with a signal, firing of guns or the sounding of bugle. ठीक है, जैसे ही देखो, जैसे ही सिपाही विद्रोह कर रहे थे वो क्या करते थे, एक दूसरे को सिग्नल देते थे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सारे एक साथ लड़ने लग जाएंगे, नहीं। अगर जैसे मान लो मैं चोरी करने जा रही हूँ तो मैं दूसरे को इशारा करूंगी ना कि हाँ ठीक है मैं अंदर जा रही हूँ, तुम रेडी रहना, राइट। तो वही चीज था कि जब ये इन्होंने विद्रोह शुरू करना था तो क्या किया, सिग्नल्स देते थे। कैसे? गन की फायरिंग करके या फिर बिगुल बजा के, क्योंकि इनके पास सब होता था ना, बिगुल होता था, नगाड़े होते थे, ये सारी चीजें होती थी, तो इनको बजा बजा के ये क्या करते थे, सिग्नल देते थे। दे फर्स्ट सीज ऑफ बेल ऑफ आर्म्स एंड प्लंडर्ड द ट्रेजरी। इन्होंने क्या किया कि पहले, सबसे पहले जो उनके हथियारों का एक गोदाम था ना, शस्त्रागार जिसको बोलते हैं, उसको क्या किया, सीज कर लिया। उसके बाद इनके खजाने को लूट लिया। ठीक है, दे अटैक गवर्नमेंट बिल्डिंग्स। उसके बाद क्या किया इन्होंने, जाकर के गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पे हमला कर दिया। ठीक है, ऑल पीपल गॉट टुगेदर लाइक हिंदू मुस्लिम एक्सेट्रा, ये जितने भी समझ लोग, इस समय कोई कास्टिज्म नहीं था। ठीक है, सारे के सारे क्या थे, इंडिया के लोग, सारे के सारे इंडिया के लोग थे। तो मिलजुल कर क्या करा था उन्होंने, इस विद्रोह में पार्ट लिया था। क्योंकि सभी परेशान थे ना, ऐसा तो है नहीं कि ब्रिटिशर्स सिर्फ हिंदुओं को परेशान करते हैं, मुस्लिम्स को नहीं करते, है ना। ये सिखों को साथ उनकी बहुत अच्छी दोस्ती है, तो ऐसा तो नहीं था, परेशान तो वो सभी को करते थे। ठीक है, तो इस वजह से क्या था, इसमें सभी लोगों ने क्या किया, मिलकर के बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उसके बाद जो प्रोक्लेमिनेशंस होते थे, यहाँ पे घोषणाएं की जाती थी, वो ऐसे की जाती थी, हिंदी लैंग्वेज में, उर्दू लैंग्वेज में और पर्शियन लैंग्वेज में, वर पुट अप इन द सिटीज कॉलिंग अपॉन द पॉपुलेशन। हर भाषा में यहाँ पे क्या किया जाता था, घोषणा लिखी जाती थी, इश्तेहार छपवाए जाते थे जगह जगह जाकर के दीवारों पे, और उन सब पे छपा दिया जाता था कि जिससे से ज्यादा लोग पढ़े और हमारे इस विद्रोह में शामिल हो। ठीक है, इंडिविजुअल ब्रिटन्स tried to save their own lives and the lives of their families. ठीक है, तो अब यहाँ पे जितने भी ब्रिटेन के लोग रह रहे थे, जितने भी ब्रिटिशर्स रह रहे थे, वो अकेले तो रह नहीं रहे थे, कुछ अपनी फैमिली के साथ रह रहे थे, कुछ अकेले रह रहे थे। तो जब इस तरह का विद्रोह शुरू हुआ तो वो क्या हुआ, उन्होंने देखा कि सारे हमारे कई जो है अंग्रेजों को इन्होंने मार दिया है इतने लंबे चौड़े तरीके से। क्या है, 1857 का ये जो 1857 का रिवॉल्ट है वो फैला हुआ है और इसको ये दबा नहीं पा रहे थे। ठीक है, तो वो अपनी जान और अपनी फैमिली की जान को क्या है, हर तरीके से बचाने के लिए तैयार थे। उसके बाद लाइन ऑफ कम्युनिकेशन। अब देखो, अब विद्रोह हो रहा है ना, मैंने क्या बताया, घोषणाएं हो रही हैं, इश्तेहार छपवाए जा रहे हैं। तो अगर अब जब मान लो कि हमें विद्रोह करना है, ठीक है, कोई रिवॉल्ट करना है, तो उसके लिए हमें कम्युनिकेशन तो करना पड़ेगा ना एक दूसरे से। तो वो कैसे हुआ? ठीक है, तो the reason for the similarity of revolt in different places was planning and coordination. क्या हुआ था कि जो युद्ध, जो विद्रोह इन्होंने छेड़ा था मेरठ में, मेरठ के बाद ये दिल्ली में आए थे, राइट। तो वही सेम एज इट इज सिचुएशन आपके इंडिया में हर जगह सेम थी। ठीक है, तो उसी की वजह से क्या हो गया, आपकी हर जगह सेम विद्रोह फैला हुआ था। तो उसके लिए कम्युनिकेट करना जरूरी था कि अलग अलग जगहों पे विद्रोह करने से अच्छा है कि हम लोग मिलकर के विद्रोह करें, और इतना बड़ा विद्रोह करें कि अंग्रेजों को जहां जहां ये है वहां से निकाल करके इनके घर वापस भेज दें। तो आपकी जो 7th अवध इरेगुलर का कैवेलरी थी, had refused to accept the new cartridges in early May। क्या हुआ था कि जो 7th अवध आपकी जो पैदल वाली टुकड़ी थी ना, उसने क्या किया, रिफ्यूज कर दिया नए कार्टेजेस को, नए कारतूसों को भरने के लिए मई में। ठीक है, दे रोट टू द 48 नेटिव इन्फेंट्री दैट दे हैड डिसाइडेड फॉर द सिक्योरिंग ऑफ देयर रिलीजन एंड अवेटेड द
48th ऑर्डर। अब क्या हुआ कि जो ये कैवलरी थी इसने क्या किया, लेटर लिखा किसको, 48th नेटिव इन्फेंट्री को, यानी कि जो पैदल सेना थी 48 उसको, कि हम जो है अपना धर्म बचाना चाहते हैं और हम वेट कर रहे हैं ऑर्डर्स का, ताकि हम अपने मतलब हमारी हेल्प कीजिए ताकि हम जो है अपने धर्म को बचा सके, नहीं तो ये अंग्रेज तो हमें क्रिश्चियन बना ही देंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें उन्होंने लिखी। सिपॉय और देयर मैसेंजर्स मूव फ्रॉम वन स्टेशन टू अनदर। तो ये जितने भी सिपाही होते थे और जो इनके गुप्तचर संदेश होते थे ना, वो क्या होते थे, एक जगह से दूसरी जगह इनको पहुंचाना होता था। ठीक है, पीपल वर दस प्लानिंग एंड टॉकिंग अबाउट द रिबेलियन। तो जैसे जैसे इश्तेहार भी छप रहे थे, है ना, घोषणाएं भी हो रही थी, और एक जगह से दूसरी जगह मैसेजेस भी पहुंचाए जा रहे थे कि अच्छा इस गांव में भी विद्रोह हो रहा है, इस गांव के लोग भी विद्रोह कर रहे हैं, शहरों में विद्रोह हो रहा है। तो ये क्या हुआ कि धीरे धीरे बात फैलती जा रही थी और लोग आपस में बात कर रहे थे और प्लानिंग कर रहे थे कि ठीक है हम लोग यहाँ मिलते हैं, इकट्ठे होते हैं और उसके बाद जो है विद्रोह करते हैं। तो इस तरह की बातें उस टाइम पे चल रही थी, ठीक है, रिबेलियन के खिलाफ। फिर क्या हुआ कि बट वन इंसिडेंट प्रोवाइड्स क्लू एज टू हाउ द म्यूटिनीज केम टू बी सो ऑर्गेनाइज्ड। तो हमें उस समय एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जिससे हमें एक क्लू मिला कि आखिर इतना बड़ा विद्रोह भड़का कैसे। जब अलग अलग एरिया में विद्रोह हो रहा था तो फिर ऐसा क्या हुआ कि एक अलग अलग विद्रोह ने एक इतना बड़ा विद्रोह का रूप ले लिया अचानक से ना, इतना बड़ा रिवॉल्ट जो है वो स्टार्ट हो गया कैसे। कैप्टन हर्से ऑफ द अवध मिलिट्री पुलिस had had been given protection by his Indian subordinates during the mutiny। तो जो आपके कैप्टन हर्से थे उन वो क्या थे, अवध की मिलिट्री के पुलिस थे। ठीक है, अवध मिलिट्री पुलिस में थे। तो उनको क्या था, इंडियन सबऑर्डिनेट को विद्रोह के दौरान प्रोटेक्शन देना था। ठीक है, या तो उसको मार दिया जाए, जो नेटिव थी वो ये चाहती थी कि जो इंडियन सबऑर्डिनेट यानी कि इंडियन आर्मी है वो क्या करे, या तो इनको मार दिया जाए या फिर ब्रिटिशर्स ऑफिसर्स को मार दिया जाए, या फिर वो जो पुलिस है मिलिट्री पुलिस हेयरसे को मार दे या फिर अरेस्ट कर दे। लेकिन मिलिट्री पुलिस ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, मिलिट्री पुलिस ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, जिसकी वजह से विद्रोह और ज्यादा भड़क गया। विद्रोह और ज्यादा भड़क गया। अब क्या हुआ कि इन लोगों ने डिसाइड किया कि इट वाज डिसाइडेड दैट द मैटर वुड बी सेटल्ड बाय अ पंचायत कंपोज्ड ऑफ नेटिव यानी कि देशी ऑफिसर्स। ठीक है, उन्होंने जो है गांव वालों ने बाकी जो रिवॉल्ट के अपने ये पूरे जो विद्रोही थे उन्होंने बोला कि ठीक है, आपने आमीन को बोला कि अगर आपने उसको सजा भी नहीं दी, ठीक है, और ना ही उसको जान से मारा, तो अब ये जो मैटर है ये पंचायतों के पास जाता है और वही जो है हमारी इस प्रॉब्लम का निपटारा करेगी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू चार्ल्स बॉल जब पंचायत वर अ नाइटली ऑक्यूरेंस इन द कानपुर सिपोय लाइन। चार्ल्स बेल के अकॉर्डिंग वो ये कहता था कि कानपुर सिपोय लाइन थी जहां पे ये, ठीक है, कानपुर में एक जगह थी जहां पे ये सिपाही की लाइंस थी, वहां पे जो पंचायत होती थी वो कब होती थी, एट नाइट होती थी। और उस टाइम पे सही बात है कि ये जो पंचायत हो रही है ये रात में होती थी, खुफिया तरीके से होती थी, ताकि लोगों को ज्यादा, ब्रिटिशर्स को ज्यादा ये सारी चीजें पता ना चल सके। ठीक है, The sepoy lived in lines and shared a common lifestyle। ठीक है, और ये जो सिपाही थे वो क्या थे, एक साथ एक लाइंस में रहते थे और कॉमन लाइफ, इन सबका जो तरीका होता था वो कैसा होता था, as it is सेम होता था। as it is कैसा होता था, सेम होता था। Many of them came from the same caste। इसमें जो ये सिपाही थे जो आपकी कानपुर सिपाही लाइन में रहते थे, ये क्या थे, काफी सारे सेम कास्ट के थे, इनका कॉमन लाइफस्टाइल था और एक साथ रहते थे। इट इज नॉट डिफिकल्ट टू इमेजिन देम सिटिंग टुगेदर टू डिसाइड देयर ओन फ्यूचर। उनको देख करके ये अंदाजा लगाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता था कि ये लोग आपस में बैठते थे या बातें करते थे तो इनसे क्या फ्यूचर, इनका खुद का क्या फ्यूचर रहा हो या क्या रहेगा। The sepoys were the maker of their own rebellion। तो जो सिपाही थे, ठीक है, इन्होंने क्या किया, ये खुद विद्रोह अपने लिए, इन्होंने खुद विद्रोह का
शुरू किया। ठीक है, मतलब ये खुद के ही विद्रोही हो गए। इन्होंने जो मधुमक्खी के छत्ते में हाथ तो डाल दिया, लेकिन अब क्या हुआ, काटेंगी तो वो इनको भी। तो वही चीज हुआ, खामियाजा इनको भी भरना पड़ा। कैसे? लीडर्स एंड फॉलोअर्स। जब अलग अलग जगहों पे क्या हो रहा था, आपका विद्रोह हो रहा था, रिवॉल्ट हो रहा था, तो वहां पे अब हमें, अगर हम किसी के लिए भी कोई रिवॉल्ट करते हैं, तो हमारा एक लीडर भी तो होता है ना, जिसको हम चुनते हैं, जो हमें सही रास्ता दिखाते हैं। अदरवाइज तो फिर सब लोग अपनी अपनी मनमानी करने लगेंगे ना, कोई हमारी एक दूसरे की बात क्यों मानेगा। तो इसीलिए एक ग्रुप का, एक ऑर्गेनाइजेशन का क्या होता है, एक लीडर होता है, जो हमें एग्जैक्ट पॉइंट बताता है कि हमें क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप नई नई पॉलिसीज बताता है। ठीक है, उसके बाद टू फाइट विद द लीडरशिप, टू फाइट विद ब्रिटिश लीडरशिप एंड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, यानी कि नेता और जो उनका संगठन है, वो उसके लिए हमें ये required. The rebels turned to those who had been leader before the British conquest. ठीक है, तो जो रिबेल्स थे, जो आपके विद्रोही थे, वो क्या थे, ब्रिटिशर्स के कब्जा करने से पहले जो लोकल नेता थे, वो क्या थे, उन्हीं को क्या बना दिया गया, लीडर्स बना दिया गया। ठीक है, इन कानपुर सिपोए एंड द पीपल ऑफ द टाउन गिव नाना साहब। तो जो कानपुर में कौन थे आपके सिपाही, नाना साहब थे। नाना साहब ने कानपुर से क्या किया, विद्रोह शुरू किया, विद्रोह में पार्ट किया। और ये किसके सक्सेसर थे, किसकी उत्तराधिकारी थी, ये थे आपके द सक्सेसर टू पेशवा बाजीराव सेकंड, इनके उत्तराधिकारी थे, इनके दत्तक थे। ठीक है, टू ज्वाइन द रिवॉल्ट एज देयर लीडर। इन्होंने क्या किया, कानपुर से एज अ लीडर के बिहाफ पे नाना साहब ने क्या किया, ज्वाइन किया और रिवॉल्ट में भाग लिया। इन झांसी द रानी वाज फोर्स्ड टू अज्यूम द लीडरशिप ऑफ द रिवॉल्ट। और झांसी से कौन लड़ रही थी, कौन थी लीडर झांसी की, रानी लक्ष्मीबाई। ठीक है, आप ये देख सकते हैं, ये इमेज है नाना साहब की। उसके बाद आता है तात्या टोपे, जर्नल ऑफ नाना साहब फॉट विद रानी लक्ष्मीबाई टू विन फोर्ट ऑफ ग्वालियर। उसके बाद जो नाना साहब के जनरल थे तात्या टोपे, उन्होंने लक्ष्मीबाई के साथ मिलकर के क्या किया था, ग्वालियर के किले को क्या किया था, जीत लिया था। उसके बाद इन आरा, बिहार, आरा कहाँ है, बिहार में है, कुंवर सिंह जमींदार जो थे, उन्होंने वहां से क्या किया, पार्टिसिपेट किया 1857 के रिवॉल्ट में। In Awadh, Nawab Wajid Ali Shah and it annexed due to maladministration and then his son Birjis Qadir led it by him. अब क्या हुआ कि अवध पे इनकी नजर थी, अवध पे इनकी नजर थी, और अवध के जो नवाब थे वाजिद अली शाह, इनको क्या किया, इनको बोला गया कि आप जो है प्रशासन ठीक तरीके से नहीं चला पा रहे हैं, जिसकी वजह से इन्होंने क्या किया, अवध को अपने अंडर में कर लिया। और उसके बाद वहां से नवाब जो है वाजिद अली शाह को, उसको हटा दिया नवाब की गद्दी से। और वहां से फिर अवध से किसने 1857 का रिवॉल्ट में पार्टिसिपेट किया, नवाब के सन जो थे, बेटे जो थे बिरजिस कादिर, उन्होंने वहां से लीड किया 1857 का रिवॉल्ट। ठीक है, कैसे, जो लोकल लीडर्स थे, उन्होंने क्या किया, इमर्ज किया, अर्जिंग किया, मीन्स मोटिवेट किया वहां के पीजेंट्स को, जमींदार्स को, और जितने भी ट्राइबल्स थे, है ना, ट्राइबल लोग थे, उन सबको क्या किया, मोटिवेट किया कि हम लोग मिलकर के आइए, इकट्ठे होते हैं और इनको, आपके ब्रिटिशर्स को यहाँ से भगाते हैं, इनके राज को खत्म करते हैं, राइट। बट ऐसा हो नहीं पाया था, क्योंकि जो इनका नेता था वो खुद ही एकदम ही बेकार था, है ना, उसमें किसी बात का कोई हिम्मत, कोई दम नहीं था, वो बस एवं ही था, नाम का राजा था। तो ना ही वो उस अच्छे से इनको समझा पाया, ना कुछ कर पाया, इसी वजह से ये लोग विद्रोह को भी हार गए। ठीक है, रूमर्स एंड प्रोफेशियस, यानी कि भविष्यवाणियां कैसे फैली। ठीक है, आखिर ऐसा क्या हुआ था जो इतनी तेजी से, इतने बड़े पैमाने पर ये विद्रोह फैला। The sepoy told Bahadur Shah about bullet coated with the fat of cows and pigs that biting those bullets would corrupt their caste and religion. तो उन्होंने, जो सिपाही थे, उन्होंने बहादुर शाह जफर को बताया था
कि हमें जो है ऐसी, आप देख सकते हैं कारतूस, इनको मुंह से हटा, मतलब यहाँ से इनको कट करके, है ना, ये जो आपको दिख रहा है ना, इसको हटा करके फिर अपने राइफल्स में भरना होता, फिर अपने राइफल्स में भरना होता था। तो इसमें क्या लगा हुआ है, ये लोग बोलते थे कि गाय और सुअर की चर्बी से ये लगा हुआ है, और ये लोग हमें मुंह से फाड़ने को बोल रहे हैं, जिससे कि हमारा धर्म क्या हो जाएगा, भ्रष्ट हो जाएगा। तो रूमर्स कैसे ओरिजिनेट हुआ ये वाला, कि आखिर में ये जो चमड़ी, मतलब गाय और सुअर की चमड़ी से बना हुआ है, ये पता कैसे चला, ये तो कहीं और से बनकर आती थी, है ना, एनफील्ड राइफल्स और कारतूस। तो इन लोगों को कैसे पता चला, तो रूमर कैसे ओरिजिनेट हुआ इसको देखो। रूमर्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम अ लोअर कास्ट, एक लोअर कास्ट थी क्या, खलासी, asked a Brahmin sepoy for a drink of water from his lota and he denied it. Then Brahmin told if you touch then it would defile. Then Khalasi said you would soon lose your caste. अब क्या हुआ कि ये र्यूमर कैसे फैला, एक लॉ कास्ट जो पर्सन था उसकी वजह से फैला, जिसका नाम था खलासी। कौन सी कास्ट से थे ये लोग, खलासी से थे। उसने जो ब्राह्मण सिपाही था उसको पानी पिलाने के लिए बोला कि आप मुझे पानी पिला दीजिए अपने इस लोटे से, लेकिन उसने, ब्राह्मण ने क्या किया, उसकी बात नहीं मानी। उसने कहा कि अगर तुम मेरा लोटा टच कर लोगे या मैं तुम्हें टच कर लूंगा तो मेरा ये लोटा और मैं क्या हो जाएगा, अशुद्ध हो जाएंगे और हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। इसकी ये बात सुनकर के खलासी ने बोला कि तुम वैसे भी बहुत जल्दी तुम्हारी कास्ट और तुम क्या होने वाले हो, अशुद्ध होने वाले हो। ये बात उस ब्राह्मण को बहुत ज्यादा खटक गई कि ऐसा क्यों बोल दिया इसने कि ऐसा होने वाला है। ठीक है, तब उन्हें पता चला कि जो ब्रिटिशर्स है had mixed the bone, dust of cow and pigs into the flour that was sold in the market. उसके बाद उन्हें ये पता चला कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो क्या करते थे, गाय और सुअर की हड्डियों का चूरा जो है वो किस में मिलाते थे, आटे में मिलाकर के कहाँ बेचते थे, मार्केट में बेचते थे। तो इस चक्कर में उन्होंने आटा ही खरीदना छोड़ दिया। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, वाई डिड पीपल बिलीव इन द रूमर्स, ऐसा क्या था कि लोग फिर आखिर जो है रूमर्स पे बिलीव कैसे करने लगे। ठीक है, द रूमर इन 1857 could be easily understood by understanding the policies of 1820s. हम 1857 की क्रांति जो हुई थी उसके रूमर्स को अच्छे से समझ सकते हैं, लेकिन उससे पहले अगर हम उनकी 1820s की जो पॉलिसीज थी उसको समझे तो British adopted policies to reforming Indian society by introducing Western education, Western ideas and Western institutions. तो जो ब्रिटिशर्स थे वो रिफॉर्मिंग करना चाहते थे, ट्रांसफॉर्मिंग करना चाहते थे इंडियन सोसाइटी को। कैसे, अपनी वेस्टर्न एजुकेशन से, वेस्टर्न आइडियाज जो उनके पश्चिमी आइडियाज थे ना उससे, वो ये चाहते थे कि जो इंडियंस है वो सिर्फ रंग रूप में इंडियंस रहे, बाकी दिमाग से, अकल से और हर चीज में ना वो क्या हो जाए, इवन ब्लड से कैसे हो जाए, वो पूरे के पूरे अंग्रेज हो जाए। तो वो ये सारे के सारे आइडिया और ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन लाना चाहते थे। ठीक है, क्योंकि उनको ये लगता था कि इनका कोई कल्चर नहीं है, ये क्या है, अनसिविलाइज्ड है। तो हम अगर अपनी पॉलिसीज को ये हमारे पढ़ेंगे जानेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, आप हमारे लायक बैठने के हो जाएंगे, सभ्य हो जाएंगे। ठीक है, they set up English medium schools, colleges and universities which taught Western science and the liberal arts. ठीक है, तो वहां पे क्या था, इन्होंने क्या किया, इंग्लिश मीडियम स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज की स्थापना की जहां पे इंग्लिश पढ़ाई जाती थी, वेस्टर्न साइंस पढ़ाई जाती थी और लिबरल आर्ट्स पढ़ाया जाता। ठीक है, तो ये है लॉर्ड हार्डिंग जिन्होंने 1857 के विद्रोह के टाइम पे क्या किया था, पार्टिसिपेट किया। अब आपके जो विलियम बेंटिक है इन्होंने क्या काम किए थे, द ब्रिटिश एस्टेब्लिश्ड लॉ टू अबॉलिश कस्टम लाइक सती प्रथा 1829 में हुआ था, टू परमिट देयर मैरिज ऑफ हिंदू विडोज। उसके बाद क्या हुआ था, जो हिंदू मैरिज विडोज एक्ट था उसको भी पास कर दिया गया था। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829 में सती प्रथा को खत्म किया, ये बहुत जरूरी भी था क्योंकि उस टाइम बहुत ज्यादा फैला हुआ था।
इन्होंने कहा कि अगर किसी पत्नी का पति मर जाता है तो वो क्या होगी, सती नहीं होगी, और उसको दोबारा से किसी और से शादी करने के लिए, विवाह करने की परमिशन दी हुई। ठीक है। ब्रिटिश अनेक्स्ड नॉट ओनली अवध बट मेनी अदर किंगडम्स एंड प्रिंसिपैलिटीज लाइक झांसी एंड सतारा। तो जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने क्या किया था, सिर्फ अवध को जो है एनेक्स किया था, कब्जा किया था अवध पे, बल्कि उसके साथ साथ बहुत सारी रियासतें थी, बहुत सारे राजघराने थे जिनको क्या किया इन्होंने, इन पर कब्जा कर लिया। कौन कौन से, जैसे झांसी, सतारा, उदयपुर, नागपुर, भकाड़, ये सारे के सारे इन्होंने क्या किया, टेक ओवर कर लिए थे। कैसे? Once these territories were annexed, British introduced their system of administration, laws, लैंड रेवेन्यू कलेक्शन। तो जैसे ही ये सारी की सारी टेरिटरीज पे कब्जा कर लेते थे तो ये लोग क्या करते थे, अपना सारा प्रशासन वहां पे बनाने लग जाते थे, नए टैक्स वहां पे लागू कर देते थे, नया रेवेन्यू सिस्टम, मतलब तुरंत ही इन्हें जमीन मिल जाती थी तो ये क्या चाहते थे, वहां से हमें रेवेन्यू आना शुरू हो जाए, राइट। उसके बाद अवध इन रिवॉल्ट, a cherry that will drop into our mouth one day। अवध में जो विद्रोह हुआ था तो जो लॉर्ड डलहौजी थे इनकी वजह से हुआ था, और ये क्या बोलते थे अवध को कि अवध एक चेरी की तरह है जो एक दिन हमारे मुंह में जरूर आके गिरेगा। ठीक है, ऐसा इनका मानना था। क्यों? क्योंकि अवध में बहुत सारी ऐसी चीजें थी, वो काफी क्या था, प्रोडक्शन और हर चीज में एक्टिव था। ठीक है, इसी वजह से ये इनको क्या बोलते थे, चेरी बोलते थे। In 1851, Governor General Lord Dalhousie described the kingdom of Awadh as a cherry that will drop into our mouth one day। तो 1851 में जो गवर्नर जनरल था लॉर्ड डलहौजी, वो अवध को किस हिसाब से डिस्क्राइब करते थे कि अवध एक चेरी की तरह है और वो एक ना एक दिन हमारे मुंह में आके जरूर गिरेगा, है ना। उसका जो फायदा है, उसकी जो बेनिफिट्स है हमें जरूर देखने को मिलेंगे, ऐसा लॉर्ड डलहौजी का मानना था और इसने वो काम किया भी। कैसे? इन 1856 द किंगडम वाज एनेक्स्ड टू द ब्रिटिश एम्पायर, और अवध को 1856 में क्या कर लिया गया, कब्जा कर लिया गया। कैसे? द सब्सिडरी अलायंस यानी सहायक संधि के द्वारा हैड बीन इम्पोज्ड ऑन अवध इन 1806। 1801 में इन्होंने क्या किया, सब्सिडरी अलायंस लगा दिए, सहायक संधि लगा दी, जिसमें इन्होंने कंडीशंस अप्लाई कर दी नवाब के लिए। नवाब के शासन को क्या किया, भंग कर दिया, और उसकी जो मिलिट्री फोर्स है उसको भी हटा करके अपना जो मिलिट्री फोर्स है वहां पे वो तैनात कर दिया गया। सो कंडीशन ऑफ दिस अलायंस, द नवाब हैड टू डिमाइज हिज मिलिट्री फोर्स, उसकी सारे के सारे मिलिट्री फोर्स को इन्होंने क्या किया, भंग कर दिया। कैसे? अलाउ द ब्रिटिश टू पोजिशन देयर ट्रूप्स विद इन द किंगडम। इन्होंने क्या बोला नवाब से कि हम जो है, हमारे लिए तुम अपने हथियार दोगे और हमारा जो ये किंगडम है यहाँ पे हमारे लिए पोजीशंस रहेंगी, हमें अलाउ करो हथियार लाने ले जाने के लिए, और अपने राज्य में हमारी पोजीशन बनाओ, और सारा प्रशासन कौन देखेगा, ब्रिटिशर्स देखेंगे। एक्ट इन अकॉर्डिंग विद द एडवाइस ऑफ ब्रिटिश रेसिडेंट, और वहां पे जो भी प्रशासन होगा, जो भी एक्ट लाए जाएंगे वो किसके थ्रू लाए जाएंगे, आपके वो लाए जाएंगे आपके ब्रिटिश रेसिडेंट के थ्रू। उनकी एडवाइस लिए बिना आप वहां पे कुछ भी एक्ट लागू नहीं कर सकते। नाउ नवाब बिकेम डिपेंडेंट ऑन द ब्रिटिश टू मेंटेन लॉज एंड ऑर्डर विद द किंगडम। तो नवाब अब किस पे डिपेंड हो गए, नवाब डिपेंड हो गए ब्रिटिशर्स पे। उनके सारे लॉ एंड ऑर्डर्स कौन करता था, ब्रिटिशर्स करते थे। उनके बिना परमिशन के, उनके एडवाइस के नवाब साहब कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है। नो कंट्रोल ओवर द रिबेलियंस चीफ्स एंड तालुकदार्स। तो अब क्या हुआ कि इनका कंट्रोल नहीं था विद्रोहियों पे, उनके सरदारों पे और तालुकदारों पे। ठीक है। द सॉइल देयर वाज गुड फॉर प्रोड्यूसिंग इंडिगो एंड कॉटन, और यहाँ पे क्या था, अवध में जो ये कॉटन और नील की खेती के लिए बहुत ज्यादा ही क्या थी, फेमस थी, और वहां पे बहुत ही ज्यादा प्रोडक्टिविटी की जाती थी इन दोनों चीजों की। तो इस हिसाब से भी वो लोग इसको एनेक्स करना चाहते थे। Late the early 1850s, the major area of India had been conquered। ठीक है, तो 1850 के दशक तक बहुत सारे ऐसे एरियाज थे जो क्या कर लिए गए, कब्जा कर लिया गया जिन पर। ठीक है।
इसके बाद सब्सिडियरी अलायंस को समझते हैं। सब्सिडियरी अलायंस वाज अ सिस्टम डिवाइस्ड बाय लॉर्ड वेलेस्ली इन 1798। लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा सहायक संधि लाई गई कब? 1798 में। ठीक है, अब इसमें क्या था? ऑल दोज हु एंटर्ड इनटू सच एन अलायंसेस विद द ब्रिटिश हैड टू एक्सेप्ट सर्टेन टर्म एंड कंडीशंस। तो अंग्रेजों के साथ जब ये संधि करते थे तो उनको क्या था कि कुछ शर्तें माननी पड़ती थी। कौन कौन सी शर्तें थी? द ब्रिटिश वुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्टिंग देयर ally from external and internal threats to their power। तो क्या बोल रहे थे अंग्रेज अपनी इन शर्तों पे कि अंग्रेज अपने सहयोगियों की बाहरी और आंतरिक चुनौतियों से रक्षा करेंगे, लेकिन वो कैसे? उनके खर्चों पर। सिपाही उनके होंगे, ठीक है। आर्मी किसकी होगी? आर्मी आपकी ब्रिटिशर्स की होगी। आप बस आराम अंदर बैठ करके शासन कीजिए, हम जो है आपको सारे खतरों से बचाएंगे। राज भी किसका होगा? हमारा होगा, लेकिन बस आप अंदर बैठ के क्या कीजिए? शासन कीजिए। इन द टेरिटरी ऑफ द अलाई अ ब्रिटिश आर्म्ड कॉन्टिजेंट वुड बी स्टेशन। सहयोगी पक्ष के भू क्षेत्र में एक ब्रिटिश सैनिक टुकड़ी तैनात रहेगी, ठीक है। यानी कि हम जो है बाहर से ही क्या करेंगे? घेराबंदी करके आप क्या करेंगे? निगरानी करेंगे, आपकी सुरक्षा करेंगे। The ally would have to provide the resources for the maintaining this contingent। सहयोगी पक्ष को इस टुकड़ी के रख रखाव की व्यवस्था करनी होगी, तथा the ally could enter into agreements with others rulers or engage in warfare only with the permission of the Britishers। सहयोगी पक्ष ना तो किसी और शासक के साथ संधि कर सकेगा, ना ही अंग्रेजों की अनुमति के बिना किसी युद्ध में हिस्सा लेगा। तो अंग्रेजों ने सीधी सीधी थोप दी है संधि कि हम तुम्हारी रक्षा करेंगे और तुम ये जो है इसको स्वीकार करो संधि को। हमारी सेना तुम्हारे लिए रक्षा करेगी, तो उसका खर्चा कौन उठाएगा? तुम उठाओगे। ना तुम किसी से युद्ध करने जाओगे, ना तुम किसी से कोई भी संधि करोगे किसी और शासक के साथ। तो ये सारी शर्तें सहायक संधि में रखी गई थी। किसने लागू किया था ये सहायक संधि? लॉर्ड वेल्जली ने। कब? 1798 में, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? द लाइफ गॉन आउट ऑफ द बॉडी। अब जब अवध पे कब्जा कर लिया गया तो ये लाइन उसके लिए थी कि जान जो शरीर है, शरीर से जान निकल गई है, उसके बाद क्या हुआ, ठीक है, उसके बाद कैसा लगता है। सो आप ये देख सकते हैं कि अवध है, अवध राज्य की ये हालत हो गई। कैसे? To annex Awadh by Lord Dalhousie created dissatisfaction in all the areas and principalities। अब जब क्या था? लॉर्ड डलहौजी ने अवध को जब कब्जे में कर लिया तो उसके बाद सारे के सारे रियासतों और उनके एरिया में क्या हो गया? असंतोष फैल गया बुरी तरह से कि ये क्या हो गया, है ना। नवाब वाजिद अली शाह वॉज dethroned and exiled to Calcutta due to maladministration। वाजिद अली शाह को क्या किया? उनकी गद्दी से हटा दिया गया और उनको कलकत्ता भेज दिया गया। किसकी वजह से? कि उनका प्रशासन जो है कुप्रशासन के प्रभाव, ठीक है। ऐसा आरोप उन पर लगाकर उनको क्या है? गद्दी से हटा करके कलकत्ता भेज दिया गया। He was widely loved by the people from लखनऊ to कानपुर। और जो लखनऊ से लेकर के कानपुर की जो जनता थी वो नवाब साहब को बहुत पसंद करती थी, और उनके साथ ऐसा बिहेव देख करके उनको बहुत ज्यादा दुख हुआ। उसकी वजह से उन्होंने ये लाइन बोली। नेक्स्ट, पीपल वर इन ग्रीफ ड्यू टू द नवाब्स एक्साइल एंड रिकॉर्डेड देयर फीलिंग। तो उनकी जो फीलिंग है उससे हमें पता चलता है कि लोग कैसा फील कर रहे थे, ठीक है। वन ऑफ देम रोट, एक बंदे ने लिखा, द लाइफ वॉज गॉन आउट ऑफ द बॉडी एंड द बॉडी ऑफ दिस टाउन had been left lifeless। यानी कि प्राण शरीर से बाहर निकल गए हैं और शहर या शरीर की काया कैसी हो गई है? बेजान हो गई है। कैसी हो गई है? बेजान हो गई है। और शरीर कौन है? अवध। और अवध से किसके प्राण निकल गए आपके? जैसे ही आपके नवाब साहब बाहर गए, ठीक है। द रिमूवल ऑफ द नवाब लेड टू द एंडिंग ऑफ द कोर्ट ऑफ इट्स कल्चर। जैसे ही उन्होंने वहां से नवाब को हटाया तो जो भी उसका कोर्ट था, दरबार था, दरबार में जितने भी उसके रीति रिवाज थे वो सारी की सारी चीजों को क्या किया गया? हटा दिया गया। कैसे? जितने भी आपके म्यूजिशियंस थे, डांसर्स थे, पोएट्स थे, आर्टिजन्स थे, कुक्स थे, रिटेनर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स,
and soon lost their livelihood. बहुत ही जल्दी क्या हुआ, धीरे धीरे जैसे ही राजा को, नवाब को उसके पद से हटा दिया गया, तो आगे चल करके इन सारे लोगों को भी क्या कर दिया गया, वहां से हटा दिया। उन्होंने भी अपनी संपत्ति, अपनी क्या जो पोजीशंस थी वो खो दी। अब क्या हुआ, फिरंगी राज एंड द एंड ऑफ अ वर्ड। जब से फिरंगी राज इंडिया में आया तो क्या हुआ, उसने पूरे के पूरे वर्ड को खत्म कर दिया। कैसे? A chain of grievance in Awadh linked princes तालुकदार, peasant and sepoy. अब जो अवध के साथ हुआ ना, अवध का जो लिंकेज था वो कैसे था, उसके प्रिंस से था, तालुकदार से था, किसान से था और सिपाही से था। ठीक है, ये पूरी की पूरी चेन बनी हुई थी एक दूसरे से आपस में। ड्यू टू फिरंगी राज एवरीथिंग वॉज फिनिश। जब से फिरंगी राज आया था तो इसने क्या किया, सबको क्या कर दिया, पूरी चीजों को तहस नहस कर दिया, खत्म कर दिया। नॉट ऑन नवाब तालुकदार ऑल्सो डिस्पोज्ड फ्रॉम द रीजन। ना ही नवाबों को उनके पद से हटाया गया, बल्कि तालुकदारों को भी क्या कर दिया गया, बेदखल कर दिया गया उनके रीजन से। They controlled land and power in the countryside from many generations. और जबकि जो हमारे जमींदार हैं, तालुकदार हैं, वो तो आप देखते आ रहे हो ना कि पीछे पिछली जमाने से चले आ रहे हैं, अभी तो पैदा हुए नहीं थे। सोचो, पीढ़ियों से चले आ रही जमींदारी सिस्टम्स को, और ये तालुकदारों को उन्होंने क्या कर दिया, हटा दिया, उनसे उनकी जमीनें छीन ली गई। बिफोर द कमिंग ऑफ ब्रिटिशर्स तालुकदार मेंटेन आर्म फोर्स फोर्ट। ठीक है, ब्रिटिशर्स के आने से पहले, जब हमारे यहाँ फिरंगी राज नहीं था, ब्रिटिशर्स नहीं आए थे, तो तालुकदार क्या करते थे, उनकी खुद की आर्मी होती थी उनके किले के पास, है ना। दे हैड टू पे वेरी लेस टैक्स एंड एंजॉय लाइफ। और ये लोग क्या करते थे, काफी कम टैक्स लेते थे, और किसान काफी कम टैक्स देते थे, और ये क्या करते थे, अपनी लाइफ को काफी एंजॉय करते थे। लेकिन जब से ब्रिटिशर्स आए थे तो उन्होंने लोगों का जीना हराम कर दिया। सम ऑफ द बिगर तालुकदार्स हैड एज many of 12,000 foot soldiers and smaller ones had about 200. तो जो बड़े बड़े तालुकदार होते थे उनके पास करीबन करीब 12,000 क्या थी, पैदल सेना थी। और जो छोटे किसान थे, मतलब जो छोटे तालुकदार होते थे, उनके पास कम से कम 200 जो थे पैदल सैनिक होते थे उनके खुद के। बट जब से ब्रिटिश आए थे, बट ब्रिटिशर्स disarmed तालुकदार and destroyed their forts. जब से ब्रिटिशर्स आए थे तो उन्होंने क्या किया, तालुकदारों के सारी की सारी जो सेना थी, सोल्जर्स थी, इसको क्या कर दिया, खत्म कर दिया। और जो भी उनके फोर्ट थे, उनके किले थे, उसको क्या कर दिया, उसका सफाया कर दिया, उसको तोड़ दिया, तहस नहस कर दिया। आफ्टर एनेक्शन ब्रिटिश रेवेन्यू सेटलमेंट known as the summary settlement was based on that the talukdars were interloper with no permanent land. तो क्या था कि जब ब्रिटिशर्स ने कब्जा कर लिया अवध पे, ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, रेवेन्यू सिस्टम का क्या किया, सेटलमेंट किया। किनसे, तालुकदारों से। पहले भी यही चीज हो रहा था ना कि रेवेन्यू अगर ब्रिटिशर्स को कलेक्ट करना है तो वो खुद जाके तो कलेक्ट करेंगे नहीं ना, उनको एक मीडिएटर तो चाहिए था। जैसे आपके जमींदार और जोतदार थे, तो उसी तरह से इसमें क्या थे, तालुकदार जो थे वो मीडिएटर थे। They annexed land through force and fraud according to the Britishers. तो वो क्या करते थे, जैसे ही ब्रिटिशर्स के अकॉर्डिंग वो क्या करते थे, वो भी फोर्सफुली लैंड ले लेते थे और फ्रॉड करके क्या करते थे, जमीन को हथिया लेते थे और उसको किसानों को किराए पर दे देते थे, और फिर उससे क्या करते थे, टैक्स वसूल करते। तो ये चालाकी भी करते थे तालुकदार। Pre-British times, Talukdar had 67% of the total number of villages in Awadh and later reduced to 38%. तो ब्रिटिशर्स से पहले तालुकदार के पास कितनी जमीनें रहती थी इस तरह का फ्रॉड करके, 67%। कितनी रहती थी, 67%। ठीक है, लेकिन उसके बाद कितनी रह गई, 38% जमीनें रह गई। कितनी रह गई, 38% जमीनें रह गई। अब क्या हुआ, लेटर डेट विलेजेस आल्सो अनेक्स्ड बाय ब्रिटिशर्स। उसके बाद गांव भी क्या हुए, ब्रिटिशर्स ने उन पे कब्जा कर लिया। ब्रिटिशर्स ने उन पे क्या किया, कब्जा कर लिया। ठीक है, ब्रिटिशर्स ऑफिसर बिलीव दैट रिमूविंग लैंड्स फ्रॉम तालुकदार्स एंड गिव टू पीजेंट्स।
ब्रिटिश ऑफिसर्स ने क्या किया, बिलीव किया कि वो क्या करेंगे, तालुकदार इनसे लैंड ले लेंगे और किनको दे देंगे, पीजेंट्स को दे देंगे, जिससे हमें क्या होगा, और ज्यादा टैक्स आएगा, और ज्यादा क्या होगा, रेवेन्यू आएगा, और हम इनका एक्सप्लोटेशन बहुत ज्यादा करेंगे. सो दैट रिड्यूस द एक्सप्लोटेशन ऑफ पीजेंट्स एंड रेवेन्यू वुड इंक्रीज. तो ये क्या कर सकते थे, फिर एक्सप्लोटेशन कर सकते थे पीजेंट का, और धीरे धीरे फिर क्या करेंगे, रेवेन्यू भी इनको बढ़ता हुआ दिखेगा. Revenue continues the increase of the states, but the burden on the peasant did not decrease. ठीक है, रेवेन्यू तो धीरे धीरे जैसे ही स्टेट का बढ़ रहा था, अब वो चाहे तालुकदार बना रहे हो, चाहे वो ब्रिटिशर्स बढ़ा रहे हो, लेकिन पीजेंट्स का तो बढ़ ही रहा था ना, घट तो रहा नहीं था बर्डन. ठीक है, तालुकदार also collected a variety of tax from the peasants, but also helped them when they were in trouble. तो तालुकदार कुछ अच्छे भी होते थे, ऐसा नहीं था कि बुरे होते थे, वो जो है इनसे अलग अलग तरह से टैक्स तो इकट्ठा करते ही थे, लेकिन अगर पीजेंट्स को कोई प्रॉब्लम होती थी तो वो उनकी हेल्प भी करते थे. ठीक है, जैसे कई बार क्या है, कोई फेस्टिवल है तो उस टाइम पीरियड पे ये लोग टैक्स नहीं लेते थे, उतना छोड़ देते थे, इस तरह के काम भी करते थे तालुकदार, बट कुड नॉट एक्सेप्ट फ्रॉम द ब्रिटिशर्स टू हेल्प देम. तालुकदारों की हेल्प तो ले लेते थे पीजेंट, लेकिन वो ये नहीं चाहते थे कि ब्रिटिशर्स हमारी हेल्प. ठीक है, इतनी ज्यादा नफरत थी उनको. इसके बाद मेनी ऑफ दीज तालुकदार्स वर लॉयल टू द नवाब ऑफ अवध. बहुत सारे तालुकदार ऐसे थे जो किसके, अवध के जो नवाब है उनके प्रति क्या थे, वफादार थे. जो एंजॉइंड बेगम हजरत महल इन लखनऊ टू द फाइट ऑफ द ब्रिटिशर्स. कैसे वफादार थे, जैसे ही क्या हुआ कि नवाब को अवध से हटा दिया गया, तो बेगम हजरत महल जो है लखनऊ से फाइट कर रही थी 1857 के रिवॉल्ट का. बिरजिस कादर जो थे वो उनके लीडर थे. ठीक है, तो वो उनकी एज अ गार्डियन के तौर पे क्या कर रही थी, उनके साथ रिवॉल्ट में पार्ट कर रही थी. तो जितने भी ये तालुकदार थे नवाब के जो लॉयल थे उनके प्रति, तो बेशक बेगम हजरत महल हार गई थी, उसके बाद भी ये लोग क्या थे, उनके साथ बने हुए थे. ठीक है, द पेन ऑफ द पीजेंट वाज ट्रांसफर्ड इनटू द सिपाही. जो पेन था पीजेंट का, किसानों का, वो किस पे ट्रांसफर हो गया, आपका सिपाही. कैसे, सिपाही वर वरिड अबाउट लॉ सैलरी एंड नो लीव एंड नो इवन नो प्रमोशन. जैसे किसानों को क्या था, कर देना ही देना है, जमीनें बढ़ रही हैं, कुछ भी बढ़ रहा है तो कर तो देना ही है. उसी हिसाब से सिपाही का क्या था, वो अपनी सैलरी को लेकर के कि उनको काम बहुत ज्यादा करना पड़ रहा था, उसके बदले में उनकी सैलरी बहुत कम थी, ना ही वो छुट्टी कर सकते थे और ना ही उनका प्रमोशन होता था. इवन आप ये मान के चलो कि 5-5, 6-6, 10-10 साल तक एक सिपाही जिस पोजीशन पे है वो उसी पे रहता था, और उसके बदले में जो आपके ब्रिटिशर्स ऑफिसर्स रहते थे उनकी 1 साल बाद ही क्या होती थी, पोजीशन चेंज हो जाती थी, वो क्या था, उनका प्रमोशन हो जाता था. तो ये सारी चीजों को देख करके बहुत ज्यादा चिढ़ मच गई थी इन लोगों में. ये भी एक रिवॉल्ट का बहुत बड़ा कारण था. द रिलेशनशिप ऑफ द सिपाहीज एंड द व्हाइट ऑफिसर्स कॉन्टिन्यूसली चेंज्ड बिफोर 1857. तो 1857 के विद्रोह के बाद जो सिपाही थे और जो आपके ऑफिसर्स थे उनके बीच में बहुत सारे चेंजेस आ रहे थे उनके रिलेशनशिप को लेकर. In the 1820s, white officer maintained friendly relationship with the sepoy. 1820 के दशक में काफी अच्छे रिलेशनशिप्स थे आपके व्हाइट ऑफिसर्स, अंग्रेजों के और सिपाहियों के बीच में. They enjoy with them wrestled, hunting, फेंसिंग. ठीक है, तो ये लोग क्या करते थे, आपस में एंजॉय करते थे, अच्छे से रहते थे, रेसलिंग कुश्ती करते थे, शिकार करने जाते थे और फेंसिंग तलवार चलाना सीखते थे. ठीक है, many of them fluent in Hindi language and were familiar with the customs and the culture. बहुत सारे ब्रिटिशर्स ऑफिसर्स ऐसे थे जो हिंदी लैंग्वेज से काफी फेमिलियर थे, काफी जानते थे, अच्छी बोलते थे और उनकी कस्टम्स और कल्चर से भी बहुत ज्यादा रूबरू थे, परिचित थे. बट इन द 1840s एनवायरमेंट गॉट टोटली चेंज. 1840 के दशक में क्या हुआ कि अचानक से एक लहर चली, हवा चली और एनवायरमेंट पूरी तरह से क्या हो गया, बदल गया. कैसे, द ऑफिसर डेवलप्ड अ सेंस ऑफ सुपीरियोरिटी एंड स्टार्टेड डिस्क्रिमिनेशन.
अब क्या हुआ कि जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे अपने आप को बहुत ज्यादा बनने लगे, बहुत ज्यादा सुपीरियर समझने लगे और क्या करने लगे, डिस्क्रिमिनेशन करने लगे, मतलब नीचा दिखाने लगे और अजीब सा बिहेव करने लगे ये लोगों के साथ, गंदा सा। दे स्टार्टेड टू यूज अब्यूसिव लैंग्वेज एंड पुट डाउन ऑन देम। अब क्या करते थे वो लोग, इनसे बहुत ही गंदे तरीके से बात करते थे, गंदी गालियां देते थे और नीचे दिखाते रहते थे हमेशा। बट पहले ऐसा नहीं था, लेकिन 1840 के बाद क्या हुआ, अचानक से ये अपने आप को सुपीरियर मानने लगे और फिर जो इंडियन लोग थे उनको क्या करते थे, नीचे दिखाते थे। इसकी वजह से भी क्या हुआ, रिवॉल्ट काफी फैला। अब क्या है कि व्हाट द रिबेल्स वांटेड, आखिर विद्रोही चाहते क्या थे। सो ब्रिटिशर्स टोल्ड टू रिबेल्स एज अ बंच ऑफ अनग्रेटफुल एंड अनसिविलाइज्ड पीपल। तो जो आपके ब्रिटिशर्स थे वो क्या मानते थे विद्रोहियों को, विद्रोही क्या है आपके, अनग्रेटफुल, यानी कि कैसे, अनग्रेटफुल क्या होता है, नमक हरामी जिसको बोलते हैं, है ना, वो थे। और अनसिविलाइज थे, असभ्य लोग थे। मोस्ट ऑफ देम वर नॉट लिटरेट, so we did not get any written evidence except proclamation यानी घोषणा और इश्तिहार। तो क्या हुआ था कि ज्यादातर लोग पढ़े हुए नहीं थे, पढ़े लिखे नहीं थे, तो उसकी वजह से हमें कुछ रिटन सोर्सेज नहीं मिलते सिवाय घोषणाओं के और इश्तिहारों के। लेकिन वो जो इश्तिहार और घोषणाएं छपवाई जाती थी वो कौन छपवाते थे, आपके लीडर्स छपवाते थे। और ज्यादा से ज्यादा ये जो हिस्टोरियंस होते हैं आपके ब्रिटिशर्स के, वो तो हिस्टोरियंस डिपेंडेड ऑन द ब्रिटिशर्स डॉक्यूमेंट टू राइट ऑन 1857 रिवॉल्ट। तो हम जो है ये जानने के लिए कि आखिर विद्रोही चाहते क्या थे और हुआ क्या, मतलब पूरी की पूरी हिस्ट्री जानने के लिए 1857 की हमें किस पर डिपेंड होना पड़ता है, आपके ब्रिटिश डॉक्यूमेंट्स पे। बट ब्रिटिश डॉक्यूमेंट तो ब्रिटिशर्स की प्रशंसा में लिखा जाएगा और हमें क्रिटिसाइज किया जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। सो फ्रॉम दीज वी कुड इजीली जज ब्रिटिशर्स व्यू बट डिड नॉट गेट एनी एविडेंस व्हाट द रिबेल वांटेड। ठीक है, हमें ब्रिटिशर्स के व्यू तो उससे पता चलते हैं, लेकिन हमें कोई एविडेंस नहीं मिलता कि जो रिबेल्स हैं, जो विद्रोही हैं, वो क्या चाहते हैं, है ना। ये हमें नहीं पता, क्यों नहीं पता, क्योंकि हमारे लोगों ने तो कुछ लिखा ही नहीं है, जो कुछ लिखा है अंग्रेजों ने लिखा है, और अंग्रेजों जो लिखेंगे वो अपने हिसाब से लिखेंगे। तो वही चीज है, जैसे आपके मुगल इंडिया में क्या था, यही था ना कि दरबार में जो दरबारी इतिहासकार होते थे वो दरबार के बारे में अच्छी अच्छी चीजें, राजा के बारे में अच्छी अच्छी चीजें लिखते थे। तो सेम उसी तरह से जितने भी हिस्टोरियंस थे ब्रिटिशर्स के, वो उनके लिए बहुत अच्छा लिखते थे रेदर देन इंडिया के लिए। ठीक है, अब क्या हुआ, द विजन ऑफ यूनिटी। द विजन ऑफ यूनिटी क्या है, यूनिटी मीन्स एकता। आपका आपके अंदर कैसा आया, कैसा विजन है कि इससे हमें एकता मिलती है, कैसे दिखाई देता है ना। द रिबेल प्रोक्लेमेशन अपील टू ऑल सेक्शंस ऑफ द पॉपुलेशन इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट। ठीक है, उस समय कोई कास्ट सिस्टम नहीं था, तो जो घोषणाएं की जाती थी उसमें ये अपील की जाती थी कि सारी पॉपुलेशन इकट्ठी हो, ठीक है, ताकि हम जो है एक यूनिटी मिलजुल कर क्या कर सके, इस रिवॉल्ट का पार्ट बन सके और ब्रिटिश राज को खत्म कर सके। ठीक है, मेनी ऑफ द proclamations were issued by Muslim princes or in their names took care of Hindus emotion। तो बहुत सारी घोषणाएं ऐसी थी जो मुस्लिम राजाओं ने, मुस्लिम राजकुमारों ने क्या किया था, इशूज करवाया था, और उसमें जो है आपके हिंदू जो धर्म है, हिंदू लोग थे, है ना, उनके क्या इमोशंस को ध्यान में रखते हुए ये सारी घोषणाएं कराई जाती। ठीक है, the rebellion was introduced as a war in which both Hindu and Muslim had equally to loss or gain। तो जो विद्रोही थे वो ये मानते थे कि ये जो युद्ध है, ये जो लड़ाई है, इसमें हिंदू और मुस्लिम एक है। अब हम लोग मिलजुल कर लड़ते हैं ना, तो हिंदू को कोई नुकसान होगा तो दोनों को होगा, फायदा होगा तो दोनों को होगा, किसी एक का तो नुकसान होगा नहीं, ऐसा ये मानते थे रिबेलियंस। सो Britishers tried to create division between Hindu and Muslim but had not succeeded।
जो ब्रिटिशर्स है वो स्टार्टिंग से क्या कर डिवाइड एंड रूल की जो पॉलिसी है उसको अपनाते हुए चले आ रहे थे। आपने देखा था ना संथालों और पहाड़ियों के बीच में भी उन्होंने ऐसे ही किया था, दोनों गुटों को आपस में लड़वा करके अपना फायदा निकलवा लिया था। तो सेम ब्रिटिशर्स की बहुत ये सोची समझी चालें होती थी जो इंडिया वाले नहीं समझ पाते थे। तो इस तरह से ब्रिटिशर्स ने बहुत कोशिश की थी हिंदू मुस्लिम का डिवीजन करने में, ताकि क्या होगा कि हम अगर इनको धर्म के नाम पर अगर इनको लड़वाएंगे तो उससे क्या हो जाएगा, उससे क्या होगा फिर हम ये लोग ना इकट्ठे होंगे ना लड़ाई होगी, राइट। तो इस तरह की चीजें फैलनी शुरू हो गई थी, बट ब्रिटिशर्स जो थे ऐसे करने में सक्सेस नहीं हो पाए थे। इन बरेली, बरेली कहाँ है, उत्तर प्रदेश, द ब्रिटिश स्पेंड 50,000 50,000 रुपए उन्होंने क्या किया था, ये हिंदू मुस्लिम के दंगे जो थे वो भड़काने के लिए उन्होंने बहुत कोशिश की थी, बट दिस अटेम्प्ट वाज फेल, ये भी अटेम्प्ट क्या हो गया, फेल हो गया। तो 1857 का जो विद्रोह था वो ज्यादातर इन्हीं र्यूमर्स पे और इन्हीं चीजों पे बहुत फैला था कि ऐसा ना हो कि 1857 का जो आपका रिवॉल्ट हुआ है उसमें क्या हो कि 1757 का जो युद्ध हुआ था प्लासी का, 100 साल बाद वापस से ये ऐसा कुछ ना हो, और ये उसकी जो है 100वीं एनिवर्सरी पूरी हो जा रही है तो उसकी वजह से ये लोग ब्रिटिशर्स जो है हमारे साथ ऐसा बिहेव कर रहे हैं और ये हमें जो है क्रिश्चियन बनाना चाहते हैं, इसी वजह से ये हमारा धर्म भ्रष्ट करना चाहते हैं। ऐसे बहुत सारे र्यूमर्स क्या थे, फैले थे, जो आगे चल करके क्या हुआ, इस विद्रोह को आगे हम अपना नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि इसके आगे का क्या था। ओके, और मेक श्योर है कि आपके जो चैप्टर्स हैं, इसके बाद 2 चैप्टर्स और बचेंगे, वो संडे तक मैं अपलोड कर दूंगी, आप उसको आराम से देखो पढ़ो। संडे तक आपके सारे टर्म 2 के सिलेबस के जो चैप्टर्स हैं हिस्ट्री के, मैं वो अपलोड कर दूंगी, आप इजिली उसको देख सकते हो। मेक श्योर रहिए कि उसके बाद हम क्या करेंगे, इनकी क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। ओके, सो बिना किसी टेंशन के पढ़ाई करो अच्छे से। मैं वीडियो जैसे ही जैसे बनते जा रहे हैं, जैसे ही हो रहा है, मैं क्या करूंगी, आपको अपलोड कर दूंगी, ठीक है। मेक श्योर है कि संडे तक आपको सारे आपके चैप्टर्स के वीडियोस मिल जाएंगे। ओके, थैंक यू सो मच।